हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। मध्यकालीन भारत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, आज समाप्ति होगी दिल्ली सल्तनत की। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत के बाद हम मुगल काल में प्रवेश करेंगे, लेकिन मुगल काल में प्रवेश करने से पहले कुछ छोटे छोटे दक्षिणवर्ती राज्य होंगे, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य जैसे छोटे छोटे राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ सूफी संतों के बारे में जानेंगे। देन हम मुगल काल पे मूव करेंगे और मुगल काल में पढ़ेंगे हम बाबर से। तो आज जो क्लास होने वाली है, जहां हम समाप्त किए थे पिछली क्लास, तुगलक वंश समाप्त हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु अफगान शासक खिज्र खां के द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि जो खिज्र खां है वो महमूद शाह के समय में जो तैमूर लंग का आक्रमण है उसमें सहयोगी की भूमिका निभाता है। देन महमूद शाह की मृत्यु के बाद खिज्र खां के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना की जाती है, स्थापना करता है। देन उसके पश्चात जो वंश आएगा वो लोदी वंश है। अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करेगा वो है लोदी वंश। तो तुगलक वंश के महत्वपूर्ण उपलब्धियों, उनके द्वारा किए गए जो वास्तुकला के कार्य हैं, जो प्रमुख कार्य हैं, जो विभाग हैं, उसके बारे में भी डिटेल में कल जाना। बहुत ज़्यादा उसके रिवाइज करने की जरूरत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। आज स्टार्ट करते हैं हम सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें बेटा, तो सैयद वंश जो है तुगलक वंश के बाद 1414 से, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो सैयद वंश जो है 1414 से लेके 1455 एडी तक दिल्ली सल्तनत पर क्या कर रहा है, राज कर रहा है। और एकमात्र सिया वंश है, मुस्लिमों में सिया सुन्नी है, इसमें सब एकमात्र दिल्ली सल्तनत का क्या है बेटा, सिया वंश है। कौन सा? सैयद वंश। इनके प्रमुख शासकों की बात की जाए तो प्रमुख शासकों में खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, चार ऐसे शासक हैं जो सैयद वंश के प्रमुख हैं। लेकिन इनमें भी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से खिज्र खां है और जो अंतिम शासक आलम शाह के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बहुत ही कम बनते हैं। तो इसलिए जो सैयद वंश में है उसमें थोड़ा ही आपको पढ़ना है, जिसमें हम बात करेंगे खिज्र खां की। और खिज्र खां ही वो शासक है जो दिल्ली सल्तनत पर नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। तो संस्थापक के रूप में हम किसको जानेंगे? खिज्र खां को। प्रश्न पूछेगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो सैयद वंश का संस्थापक की बात की अगर बात की जाए तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है बेटा? खिज्र खां है। एक पॉइंट यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसको याद रखिएगा। खिज्र खां संस्थापक है सैयद वंश का। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस वजह से यही बनना है, ठीक है। इसने एक काम और किया, ये सुल्तान के स्थान पर अपने को सुल्तान नहीं बनाया, अपने को रयत ए आला की उपाधि से नवाजा। सुल्तान के स्थान पर वो अपने आप को रयत ए आला की उपाधि से क्या किया? नवाजा। वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था, बल्कि वो क्या कहता था? रयत ए आला। रयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? इनमें से प्रश्न पूछ लेगा, इनमें से किस सैयद वंश के शासक ने रयत ए आला की उपाधि धारण की? तो वो व्यक्ति है बेटा खिज्र खां है, ठीक है। तो उपाधि कौन सी होगी, किसकी होगी? एक खिज्र खां की होगी। खिज्र खां क्या करेगा? उपाधि लेगा रयत ए आला की बेटा। और जो तैमूर लंग है, जो तुगलक वंश में आक्रमण किया था तैमूर लंग, उसका सहयोगी है। और तैमूर लंग जब विजय प्राप्त करता है तो पूरा का भारत का जो शासन है किसको सौंप देता है बेटा? वो सौंप देता है खिज्र खां को। अब वहीं स्थापना हो जाती है सैयद वंश की। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करें इसकी मृत्यु की, बात करें तो अंततः यह 20 मई 1421 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका जो दूसरा शासक है मुबारक शाह क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है और वो क्या करता है? दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है।
मुबारक शाह की बात करें तो मुबारक शाह से रिलेटेड जो प्रश्न बनने हैं, दो प्रश्न हैं। इसने क्या किया था? मुबारकबाद शहर बसाया यमुना नदी के किनारे। ठीक है, मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह नामक एक क्या किया? शहर बसाया। और साथ ही साथ इसी के समय में एक इतिहासकार है जिसका नाम है तारीख ए शाही। एक इतिहासकार है, उसकी रचना है याहिया बिन अहमद के द्वारा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसने तारीख ए शाही की क्या की? रचना की। तो तारीख ए शाही किसने लिखा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारीख ए शाही की रचना की गई। किसके शासनकाल में था? तो ये शासनकाल किसके शासनकाल में था? मुबारक शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, यदि हम अंतिम शासक की बात करें सैयद वंश के, तो अंतिम शासक कौन है बेटा? अलाउद्दीन आलम शाह। तो पहला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक कौन है? तो उसका अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक। और सैयद वंश की अगर बात करें, पूरे सैयद वंश की, तो सैयद वंश ने लगभग 37 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। जबकि बात करें दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासनकाल किस राजवंश का रहा है? तो सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा है। खिलजी वंश का रहा। देन यदि सबसे ज्यादा की बात करें तो कौन सा बेटा होगा? तुगलक वंश। और सैयद वंश की बात करें कितने वर्ष तक बेटा? 37 वर्ष तक शासनकाल कर रहा है। ठीक है, मैं इस पहले क्लास में बताया था कि सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, ये बात की थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेटा सैयद वंश के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंतिम वंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करेगा, वो वंश है बेटा लोदी वंश। और इसी लोदी वंश में आपको 3 महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलेंगे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये तीनों शासक दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासनकाल इन्हीं के काल में रहेगा, लोदी वंश में। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत पर क्या होगा बेटा? मुगलों का आक्रमण होगा और मुगल राज्य यहां से कायम हो जाएगा। यही मुगल काल है जो अपने पतन जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है? ईस्ट इंडियाज कंपनी की जो है नींव रखी जाती है। ठीक है बेटा, तो लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक शासन किसका रहा? लोदी वंश का रहा। और ये पहला अफगान राज्य है। ठीक है, अफगानियों के द्वारा ये वंश बनाया गया। ये क्या कहा गया? पहला अफगान राज्य, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान राज्य था ये। और इसके संस्थापक की बात करें तो लोदी वंश के संस्थापक कौन है बेटा? तो लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। जैसे सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, उसी तरह लोदी वंश के संस्थापक की बात की जाएगी तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है बेटा? बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी की बात करेंगे। और इसका जो शासनकाल है 1451 से लेके 1489 ईस्वी तक है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक है, जो अंतिम शासक है दिल्ली सल्तनत का या लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? वो है इब्राहिम लोदी। तो 1451 से लेके 1489 एडी तक बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पर राज करेगा। और दिल्ली सल्तनत पर अफगान राज्य की स्थापना करने वाला का श्रेय जो है किसको मिलता है? अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय बहलोल लोदी को मिलता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पर अफगान राज्य बनाने का श्रेय जो किसको मिल रहा है बेटा? वो बहलोल लोदी को मिल रहा है। और लोदी वंश इसलिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसने क्या किया? बहलोल नाम के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ कर दिया। कैसा? बहलोल नाम से सिक्के का प्रचलन प्रारंभ कर दिया, जिसे बहलोली सिक्का कहते थे। तो बहलोल वंश, बहलोल लोदी ने अपने ही नाम के सिक्के दिल्ली सल्तनत पर क्या किए? चलाने लगा। देन
इसने मकसद ए अली नाम से पुकारता था। किसको? अपने सरदारों को, अपने मंत्रियों को किसके नाम से पुकारता था? मकसद ए अली के नाम से। कौन? बहलोल लोदी क्या करता था? पुकारता था। मकसद ए अली अपने सरदारों को इसी नाम से क्या करता था? पुकारता था। पहला काम क्या किया इसने? क्या किया? पहला दिल्ली सल्तनत में पहला अफगानी राज्य स्थापित किया बहलोल लोदी ने। अब बहलोल नामक सिक्के का भी प्रचलन किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोदी ने। दो फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है। और पूरे दिल्ली सल्तनत पर अगर बात करें तो सर्वाधिक समय तक शासन किसे? तुगलक वंश में सबसे प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत पे सबसे शिक्षित शासक था। उसी तरह अगर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? वो है बहलोल लोदी। कुल 38 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। कितने वर्ष तक? लगभग 38 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। कौन? बहलोल लोदी। तो 3 पॉइंट बहलोल लोदी से। पहला, लोदी वंश के संस्थापक, और दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगानी राज्य की स्थापना, बहलोली सिक्के, और सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक दिल्ली सल्तनत पर कौन है? वो है बहलोल लोदी। और वे कितने वर्ष? लगभग 38 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। जहां 37 वर्ष तक कुल सैयद वंश था, खिलजी वंश 30 वर्ष तक था, लेकिन अकेले व्यक्ति 38 वर्ष तक शासनकाल उसका रह रहा है। ठीक है। फिर क्या होता है? बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोदी क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। और सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहा है बेटा 1489 से 1517 एडी तक सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत पर काबिज रहता है। 1489 से 1517 तक। और इसको एक अन्य नाम से पुकारा जाता है सिकंदर लोदी को। उसका नाम है निजाम खान। निजाम खान के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो निजाम खान के नाम से सिकंदर लोदी को पुकारा जाता है। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। निजाम खान किससे संबंध है? सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी का एक अन्य नाम है निजाम खान के नाम से इसको जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जानते थे? कोई बताए? जौना खान। ठीक है। और इसने क्या किया? 1504 एडी में आगरा नामक शहर बसाया। उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है वो किसने बसाया था? वो शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 में न केवल सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया, जबकि 1506 में उसने अपने राज्य की राजधानी भी घोषित कर दी। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोदी वंश में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी 1504 में करता है और 1506 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसको अपनी राजधानी बना दी जाती है। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत में देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जो राजधानी को बदल रहे हैं। उसमें प्रमुख राजधानियां क्या रही है दिल्ली सल्तनत की? तो पहला बात करेंगे लाहौर की। लाहौर बनाया गया था दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर, जबकि इल्तुतमिश ने उसे पुनः दिल्ली बनाया। और जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं, जब दक्षिण विजय की तरफ जाता है तो दिल्ली से क्या करता है? राजधानी बदलकर दौलताबाद, जो वर्तमान में देवगिरी वाला जो क्षेत्र है दिल्ली, उसको क्या करता है? दौलताबाद के नाम से राजधानी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और आगरा के नाम से सिकंदर लोदी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिलाने वाले प्रश्न में पूछ लेता है कि लाहौर दे देगा, दिल्ली दे देगा, दौलताबाद दे देगा, आगरा दे देगा, और जो क्रम है इनका चेंज कर देगा। और मिलाने वाले प्रश्न मैचिंग द वर्ड वाले जो प्रश्न आते हैं उससे प्रश्न पूछ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अपने नोट में इसको जरूर रखिएगा, एक प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में आता है। ठीक है बेटा। और इसने एक काम किया, राजस्व में गज ए सिकंदरी नाम से भूमि मापन की इकाई बनाई। जैसे
फीट होता है, इंच होता है, उसी तरह भूमि को मापने की इकाई है गज ए सिकंदरी। एक गज ए सिकंदरी टोटल 30 इंच के बराबर होता है। एक गज ए सिकंदरी 30 इंच के बराबर होता है। और किसने शुरुआत की इसकी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक मापन की इकाई बनाई। उसके समय में साहित्य भी बहुत प्रमुख था और उसने गुलरुखी नाम से कविता लिखना प्रारंभ किया। खुद के नाम से नहीं, वो अपने सिकंदर लोदी के नाम से नहीं कविता का आरंभ किया, जबकि उसने आरंभ किया गुलरुखी के नाम से कविता का आरंभ किया। तो गुलरुखी के नाम से कविता का आरंभ किस शासक के द्वारा किया गया? तो गुलरुखी नाम से कविता का आरंभ सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। इसने आयुर्वेद ग्रंथ फरंग ए सिकंदरी का क्या किया? फारसी अनुवाद किया। आयुर्वेदिक ग्रंथ है फरंग ए सिकंदरी के नाम से, उसका फारसी अनुवाद किसने किया? तो फारसी अनुवाद किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। उसके समय में गायन ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही, जो कि भारतीय संगीत का प्रथम फारसी ग्रंथ है। क्या है बेटा? फारसी ग्रंथ है। किसका? भारतीय संगीत का। नाम क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से फारसी ग्रंथ है, जो भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ है। वास्तुकला की बात करें, उसके समय में इसने वास्तुकला में बहलोल लोदी का मकबरा बनाया और एक मोठ मस्जिद बनाया। और दोनों कहाँ स्थित है बेटा? दिल्ली में। प्रश्न पूछता है बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया? सिकंदर लोदी ने। मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया? सिकंदर लोदी ने। और दोनों कहाँ है बेटा? दोनों है दिल्ली में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाला भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और क्या किया? मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने से रोक लगा दिया। क्या? जो मुसलमान लोग ताजिया निकालते थे, उस ताजिया निकालने पर रोक लगा दिया। और जो मुस्लिम महिलाएं थी, उन्हें पीरों पे, मतलब मुस्लिम धर्म के जो पीर हैं उस पर और मजारों पर जाने से भी रोक लगाया। किसने? वो व्यक्ति है सिकंदर लोदी। इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण होता है सिकंदर लोदी बेटा। ठीक है। और इसकी मृत्यु हो जाती है बेटा 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? गले की बीमारी के कारण। गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। ये इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक। प्रश्न आ जाए दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक कौन है? तो व्यक्तित्व है बेटा सिकंदर लोदी। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक कौन है? सिकंदर लोदी। उसी के पश्चात आ जाएगा अंतिम जो है वो कौन है? इब्राहिम लोदी। ये वही इब्राहिम लोदी है जहां से मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। इसी के मृत्यु के बाद मुगल काल क्या हो गया बेटा? स्टार्ट हो जाएगा। 1517 से लेके 1526 एडी तक। 1526 एडी सबको याद होगा, क्योंकि बचपन से ही पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात करते हैं तो 1526 याद आता है। तो वही इब्राहिम लोदी है जिसका युद्ध किससे होगा बेटा? बाबर से होगा। तो लोदी वंश के अंतिम शासक की बात की जाए दिल्ली सल्तनत पर, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है बेटा? वो है इब्राहिम लोदी। और इसने अपने विजय के लिए ग्वालियर शासक विक्रमजीत को क्या किया? पराजित किया 1517 में। ग्वालियर शासक विक्रमजीत को पराजित किया 1517 में। तत्पश्चात मालवा पर भी आक्रमण किया, और मालवा पर आक्रमण को हम क्या कहते हैं? खतौली का युद्ध है। बहुत बार पूछ चुका है, ये भी फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। पहला फैक्ट, खतौली का युद्ध किसके लिए हुआ था? मालवा पर कब्जा के लिए हुआ था। दूसरा फैक्ट, खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तीसरा फैक्ट। और चौथा फैक्ट, इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में जीतने वाला जो व्यक्तित्व है बेटा वो राणा सांगा है। तो एक ही पॉइंट से 4 प्रश्न यहां बन जा रहे हैं कि खतौली का युद्ध हुआ कहां था? 1518 ईस्वी में। किनके बीच?
राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और विजय हुई थी इसमें राणा सांगा की। 4 प्रश्न, एक फैक्ट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूछता है। और सबसे महत्वपूर्ण की बात करें इस पूरे क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि फैक्चुअल डेटा के रूप में डेट वाइज पूछा है। तो 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत जो हरियाणा में है, और किसके बीच में हुआ था बेटा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। और विजयी क्यों हुआ था, इसके पास तोपखाना था, इसके पास कुशल नेतृत्व था, इसके पास कुशल सेना थी, इसीलिए क्या होता है, बाबर जीत जाता है। और वहीं से मुगल काल की क्या होती है बेटा, नींव रखी जाती है। यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है और मुगल काल दिल्ली पर काबिज हो जाता है। ठीक है बेटा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर विजयी, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक नोट और है कि बाबर को, ये प्रश्न पूछा है कई बार, इसलिए नोट करके लिखा है, इस पॉइंट को बहुत नोट कर लीजिएगा कि बाबर को आक्रमण के लिए किसने निमंत्रित किया था। तो उसका चाचा, किसका, इब्राहिम लोदी का चाचा जो है वो कौन है बेटा, आलम खान है। ऐसे फैक्ट, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं जो कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन याद रखिएगा, जो आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था आलम खान ने दिया था, और ये था दौलत खां और इब्राहिम लोदी का एक चाचा है वो आक्रमण के लिए। क्योंकि जानते हैं कि परिवार में जब मतभेद होता है तो चाचा भतीजा में कुछ न कुछ अनबन होती है, और चाहता है कि अपने भतीजे को किसी न किसी तरीके से पराजित कर दिया जाए। इसलिए जो महान शासक होगा उसको आमंत्रण देगा, कौन, आलम खां, और वहीं से मुगल काल की नींव पड़ जाएगी। तो आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर चुके। अब दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया, अब दक्षिण के कुछ राज्य छोटे छोटे उसको पढ़ेंगे, देन हम एंट्री कर जाएंगे मुगल काल में, और यहीं से बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण वंश है। और यहीं से ही मध्यकालीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो है मुगल काल ही है। ये पढ़ के जाना ही होता है, यहाँ से हर एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर ही आते हैं अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट उसमें है तो इस तरह से आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से कोई घुट्टी है, पी लिया, खत्म हो गया, याद हो गया मुझे, उसके लिए आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, और साथ साथ किताबों का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। हवाई बातें करना मेरा काम नहीं कि हवाई बातें करके बेटा 10 लाइन पढ़ लो सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको डेली 4 से 5 घंटे की सीटिंग रखनी पड़ेगी, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अगर सफलता लेनी है तो आपको निरंतरता बनानी पड़ेगी और अपने जीवन में अनुशासन को लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।